आप लोगों को आज जो है जो हमने पढ़ाया है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में उसके अंतर्गत तुम लोगों ने पढ़ा है गांधी जी के बारे में। ये जो आज का टॉपिक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मेरा उद्देश्य है कि इसमें सारा जो भी पढ़ाया गया है भारत में राष्ट्रवाद, वो सारी घटनाएं मिलेंगी। और ये हाई स्कूल लेवल के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं सोशल साइंस में। उसके बावजूद जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, एक भी घटना आपकी छूट नहीं सकती है। इसमें हमने लूसेंट बुक का लिया है, किरण बुक का लिया है, यूथ कंपटीशन का लिया है, कम से कम 6-7 बुक्स का लेने के बाद में, और गूगल का भी थोड़ा बहुत हमने सहयोग लिया है। तो शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था? करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी जो थी पुतलीबाई, किसकी? करमचंद जी की जो पत्नी थी, कौन? पुतलीबाई। ये इनकी चौथी पत्नी थी। ये इनकी कौन सी पत्नी थी? 3 पत्नी इनकी पहले मर चुकी थी प्रसव पीड़ा के कारण। चौथी पत्नी कर लाए थे क्योंकि पुत्र कोई हुआ नहीं था। और पुत्र भाई प्रॉपर्टी ज़्यादा। ये काठियावाड़ के दीवान थे, दीवान। काठियावाड़ एक रियासत पड़ती है, वहाँ के दीवान। दीवान का मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री। और इतना बड़ा राजा और कोई संतान ना हो तो फिर वारिस ना हो तो फिर माया का क्या करेगा? तो फिर 1 करीन 2 करीन 3 खत्म करते रहे, लेकिन शादी करते रहे। और फिर चौथी पत्नी पुतलीबाई थी, और चौथी पत्नी पुतलीबाई से गांधी जी का जन्म हुआ था। पूछा जाता है कि पुतलीबाई किस विचारधारा को मानने वाली थी? तो पुतलीबाई जो थी वो जैन धर्म को मानने वाली थी। किस धर्म को? जैन धर्म को मानने वाली थी। तो शादी हुई, गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक, घटना चलती रही। फिर 13 साल के गांधी जी हो गए। 13वें साल में गांधी जी हाई स्कूल में फेल हो गए। हमने बताया था तुमको कि गांधी जी 13वें साल में हाई स्कूल में फेल हो गए। घर वाले बड़े गुस्सा हो गए, कहने लगे बताओ हाई स्कूल में फेल हो गए। तो इनकी शादी कर दी गई। क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। और शादी जिससे की गई वो 1 साल लड़की बड़ी थी, कस्तूरबा गांधी जो थी, जिनका नाम हमने लिखा है कस्तूरबा गांधी। ये 14 साल की थी और गांधी जी जो थे 13 साल के थे। गांधी तो ये बाद में। अच्छा, गांधी तुम लोग जानते हो? गांधी गुजरात में एक गंधी नाम की जाति है। क्या नाम है? गंधी। और गंधी जाति का व्यक्ति जो होता है वो इत्र फुलेल बेचने वालों को गंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जो गंधी जाति के लोग होते हैं उन्हीं को गांधी कहा जाता है। ये बनिया वैश्य समाज के लोग आते हैं। गंधी एक क्या है? गुजरात में जाति है। और ये इस जाति के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? इत्र फुलेल बेचने वाले, ये वैश्य समाज से आते हैं। तो इनकी शादी कर दी गई। अच्छा, जो ये कस्तूरबा गांधी जो थी, इनका नाम जो पहले था कस्तूरबाई मकेन जी। क्या नाम था? कस्तूरबाई मकेन जी। और जब इनसे शादी हो गई तो अपने पति का नाम सरनेम यूज होगा ही होगा। जैसे मान लिया कोई पत्नी शर्मा है, वो पत्नी किसी भी जात की हो, फिर वो शर्माइन तो हो ही जाए, शर्मा हो ही जाएगी। ऐसे ही ये क्या हो गई? कस्तूरबा गांधी हो गई। ठीक है, 13 साल हो गए। फिर क्या हुआ? अब इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि गांधी जी की जो शादी है वो बहुत जल्दी हो गई, 13 साल में हो गई, बाल विवाह हो गया। तब के ज़माने में बाल विवाह होता था। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू उन दिनों के लिए। लेकिन तब जो है इतनी जल्दी वो विदाई नहीं होती थी। शादी जल्दी होती थी बट विदाई लेट में होती थी। तो 13 साल में शादी हो गई। फिर उसके बाद में इनका पहला बच्चा हुआ। 1883 में इनका पहला बच्चा हुआ। जब शादी हुई तो 83-84 में एक पहला बच्चा हुआ। फिर वो कुछ दिनों के बाद में पहला बेटा इनका क्या हो गया? खत्म हो गया। पहला बेटा क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर इनका जो उसके बाद में एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्या? हरिलाल। क्या नाम था? हरिलाल। हरिलाल का जन्म हुआ था 1888। कौन तिथि आई? जब 85 में इनका एक 83-84 में एक लड़का हुआ। फिर उसके बाद में संतान हुई। फिर 1888 सन आया। 1888 में इनके बड़े बेटे का हरिलाल का जन्म हुआ। तो फिर उसके बाद में इनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, और फिर उसके बाद में मणिलाल। मणिलाल का जन्म हमने कब बताया था? 1892 में। और रामदास का जन्म कब बताया था? 1897 में। और देवदास का जन्म कब? 1900 में। तो याद रखना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो भूलोगे तो नहीं?
तो हरिलाल का जन्म कब हुआ था? 1888 में। और मणिलाल का जन्म कब हुआ था? 1800। और रामदास का जन्म कब हुआ था? 1800। और 1900 में उनके छोटे बेटे का नाम हुआ देव। ठीक है, ये तो 4 इनकी संतान थे। हमने बताया था 5वां पुत्र इनका कौन था? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब होता है जो उनकी पत्नी से नहीं जन्म लिया था, उसको इन्होंने पुत्र माना था, जिसको हमने बताया था, क्या बताया था? जमुनालाल बजाज। याद है तुम्हें कि नहीं? जमुनालाल बजाज। ये तो इनका डोमेस्टिक लाइफ हो गया। फिर क्या होता है, इनकी ऊंचाई जो थी 164 इंच की थी। इनकी ऊंचाई जो थी 164 सतिमान की थी, इंच या सतिमान। ठीक है, फिर अब इनकी शिक्षा कैसे हुई? 13 साल में शादी हो गई। ये तो इनका फैमिली बैकग्राउंड हो गया। इन्होंने मिडिल क्लास पास किया पोरबंदर से। पोरबंदर में विद्यालय था। मिडिल मतलब कक्षा 8। मिडिल मतलब कक्षा 8 इन्होंने पास किया। कहाँ से? पोरबंदर में। फिर इन्होंने राजकोट में हाई स्कूल किया। मैट्रिक माने इंटर करने के लिए कहाँ गए? मैट्रिक एक कॉलेज पड़ता है भावनगर में, सामल दास कॉलेज। मैट्रिक 12वां करने के लिए क्या कहाँ गए? सामल दास कॉलेज जो है भावनगर में पड़ता है, गुजरात में ही। ठीक है, लेकिन इनकी इच्छा जो थी बैरिस्टर बनने की थी। क्या बनने की थी? तो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये कहाँ चले गए? हमने क्या बताया था? लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1888 में ये लंदन गए। कब गए? 4 सितंबर 1888 को कहाँ गए? लंदन गए बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए। और जिस लंदन विश्वविद्यालय का एक स्कूल था, एक कॉलेज था, जिसका नाम था द इनर टेम्पल स्कूल। क्या नाम था? द इनर टेम्पल स्कूल। तो उस इनर टेम्पल स्कूल में इन्होंने क्या बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। 1888 में गए और वो 4 साल पढ़ने के बाद में 1892-93 में कहाँ लौट आए? भारत लौट आए। कहाँ लौट आए? भारत लौट आए 93 में। कब लौट आए? अच्छा, जब वकालत पढ़ के आए तो वकालत ही तो करेंगे, तो फिर दिल्ली वहाँ बम्बई में आए। ये बम्बई में जब आए, उन दिनों देखो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही वो था, एक ही प्रांत था। और बॉम्बे जो था वो हाई कोर्ट था। बॉम्बे क्या था? बम्बई हाई कोर्ट था। तो वहाँ इन्होंने अपनी वकालत शुरू करनी चाहिए। लेकिन जब पहली बार वकालत करने गए तो इनके पैर कँप रहे थे। हमने बताया था तुमको, पहली बार वकालत करने गए तब इनके पैर कँप रहे थे। क्योंकि देखो इंसान को क्या है कि कब सुधर जाए उसका जीवन, ये कोई कहा नहीं जा सकता है। गांधी जी अभी कोई बहुत, देखो शिक्षा में कोई बहुत ज़्यादा साधारण स्तर की इनकी शिक्षा की, ऐसा नहीं था कि हाई स्कूल या इंटर इन्होंने बहुत टॉप किया हो, बहुत मेधावी छात्र रहे हो। बिल्कुल कॉमन सामान्य स्टूडेंट। और वकालत भी करके आए। पैसे वाले थे तो लंदन पहुँच गए, क्योंकि पिता दीवान थे, प्रधानमंत्री थे काठियावाड़ के, तो पैसे वाले थे तो लंदन से शिक्षा हो गई। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेधावी छात्र नहीं थे। और बॉम्बे में जब आए तब ये जब वकालत कर रहे थे तब इनके पैर कँप रहे थे। और तब तक वहाँ गुजराती एक व्यापारी मिल गया, जिसका नाम हमने क्या बताया था? अब्दुल्ला। क्या नाम बताया था? अब्दुल्ला। तो गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये कहाँ गए? डरबन। और डरबन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका गए। कहने लगे यहाँ तुम्हारी चलना ही पे ही, और तुम कहाँ चलो? दक्षिण अफ्रीका में चलो, हमारा मुकदमा लड़ लीजिए। अच्छा, वो जो अब्दुल्ला था वो ये सोच रहा था कि ये भाई लंदन से पढ़ के आए हैं तो वकालत तो इनकी झक्कास होगी, तो फिर उसने इनको कर लिया। गांधी जी यहाँ बम्बई में सफल नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने सोचा चलो हो नहीं चले, तो फिर कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कब चले गए? 1893 में। कब चले गए? 1893 में। नेटाल भारतीय फर्म जो उसका जो अब्दुल्ला का जो फार्म था, जिसका नाम क्या था? नेटाल, जो भारतीय फर्म था, तो उसने कहा कि हमारे इस फार्म में गड़बड़ हो रहा है, वहाँ ब्रिटिश लोग जो है इसको कब्जा कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारा अधिकार क्षेत्र गमन हो रहा है। तो इसकी वकालत करने के लिए गांधी जी 1893 में गए। फिर वहाँ एक क्या हुआ? वहाँ एक इनके साथ में एक घटना घटी। कौन सी घटना घटी? जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, एक समय क्या जा रहे थे, वही दक्षिण अफ्रीका में। डरबन एक वो है शहर जहाँ ये गए थे, और प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। प्रिटोरिया क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है मेरिटसबर्ग। क्या नाम पड़ता है? मेरिटसबर्ग। मेरिटसबर्ग में इनका जो टिकट था वो था फर्स्ट क्वालिटी का, मतलब प्रथम श्रेणी का। लेकिन अंग्रेज लोग मिल गए, श्वेत लोग,
उन्होंने देखा कि तुम भैया पहले वाले श्रेणी वाले डिब्बे में काहे बैठे हो? उन्होंने कहा हमारा टिकट प्रथम श्रेणी का है तो प्रथम श्रेणी में ही तो बैठेंगे। कहने लगे वो कुछ नहीं है, श्रेणी का टिकट भले ही तुम्हारी प्रथम का हो, लेकिन तुम्हारा जो जाति है, अश्वेत लोग हो ना, काले लोग हो, काले लोग श्रेणी से नहीं होता है, चाहे कोई भी टिकट कटाएं, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा थर्ड क्लास के डिब्बे में ही। गांधी जी भिड़ गए, कहने लगे ऐसा क्या है, चमड़ी से क्या होता है भाई, त्वचा से क्या होता है, हमने पैसा दिया है प्रथम क्वालिटी का, फर्स्ट श्रेणी का, तो फिर हम बैठेंगे। आका तू की भाई, गांधी जी का उठा के उन्हें नीचे फेंक दिया। गांधी जी पूरा दिन कहाँ पर, पूरा रात जो है कहाँ रहे, मेरिटसबर्ग में रहे, सोचते रहे। और गांधी जी ने उसी दिन प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, श्वेत लोगों को यानी इन अंग्रेज लोगों को जो है हम सिखाएंगे कि क्या अश्वेत लोग हैं। तो फिर गांधी जी ने उसी समय जो है अपनी प्रक्रिया जो है वहीं बना दी। एक सवाल और आता है कि 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने, देखो कहीं भी जैसे आप कार्य करोगे, जैसे मान लिया कहीं आप कार्य करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ आप सिमरा चौराहे में क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो पहले कोई स्थान निर्धारित करोगे कि ऐसे ही तुम मारे घूम रहे हो, नहीं, पहले कोई स्थान निर्धारित करोगे। तो इन्होंने वहाँ एक फॉर्म बनाया और उस फार्म का नाम क्या रखा, फिनिक्स फार्म, दक्षिण अफ्रीका में। तो वहीं से ये वकालत करते रहे। कब इसकी स्थापना की? 1904 में। ठीक है, फिर वहाँ लड़ाई हुई, फिर उसको अब्दुल्ला का वो जो भी जिसके लिए गए थे वो काम करते रहे। यहाँ एक बात आती है कि गांधी जी ने वहाँ अंग्रेज़ों की मदद की थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या मदद की थी? अंग्रेज़ों की। ये हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, ये तुम्हें पता होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, गांधी जी अंग्रेज़ों की मदद कैसे की? वहाँ क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इलेक्शन कर लिया। अंग्रेज़ों ने वहाँ की जनता पर क्या लगाया? इलेक्शन कर लगाया हैं। चुलू एक स्थान है, कौन सा स्थान है? चुलू स्थान है, वहाँ इलेक्शन कर लगाया। वहाँ की जनता जो थी वो विद्रोही हो गई। उसने एक अधिकारी को, अंग्रेज अधिकारी को मार डाला। गांधी जी अहिंसा के बहुत पुजारी थे। गांधी जी ने इसका सख्त विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि ये गलत किया, और गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय रह रहे थे उनसे कहा कि आप अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होइएगा और अंग्रेज़ों की सहायता कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा आश्वासन दिया था कि अगर आप हमारी प्रथम विश्व युद्ध में मदद करेंगे तो हम आपको भारत में जो है आप जो चाहते हो वो हम कर देंगे। तो इसीलिए वहीं दक्षिण अफ्रीका में इनको उपाधि दी गई थी, क्या? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। उन्होंने मदद की। भाई कोई तुम्हारा जब जिसकी आप मदद करोगे तो मदद में ही तो वो देगा उपाधि, की ऐसे ही दे देगा। तो मदद की तो केसरी हिंद की उपाधि मिली। कब? प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने मदद की थी। तो ये तो हो गया दक्षिण अफ्रीका का पूरा सिस्टम। फिर गांधी जी क्या हुआ? गांधी जी जो है वहाँ इन्होंने किताबें भी खूब पढ़ी। गांधी जी ने किताबें भी खूब पढ़ी। एक किताब रस्किन बॉन्ड की थी, जिसका नाम था अनटू द लास्ट। क्या नाम था? अनटू द लास्ट। तुमसे पूछा जाएगा कि गांधी जी सबसे ज़्यादा किस किताब से प्रभावित थे, तो अनटू द लास्ट किताब क्या नाम था? वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा पढ़ी गई थी। उसमें एक शब्द आता है सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी लोगों का उदय, अर्थात सभी लोगों की उन्नति, अर्थात सभी लोगों का डेवलप। गांधी जी को ये शब्द बहुत प्रभावित करता है, सर्वोदय। उनका ये विचार था कि सब लोग पढ़ें या सब लोगों का उन्नत हो। तो ये जो है उस किताब से लिया। और इसमें आएगा कि गांधी जी और कौन दो चार राइटरों से प्रेरित थे, या जो राइटर इनको प्रभावित करते थे वो कौन थे? थोरो और टॉलस्टॉय। इनसे भी टॉलस्टॉय अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर हैं, पढ़ने को आपको मिलेगा जब आप उच्च कक्षाओं में जाओगे। थोरो और टॉलस्टॉय से ये प्रभावित थे। तो ये तो इनका थोड़ा जीवन वृत्तांत हुआ। फिर गांधी जी क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका के बाद में गांधी जी लौट आए। कब? 1915 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कितने दिन बाद लौटे? 1915 में लौटे, 21 साल बाद। कितने साल बाद? 21 साल बाद लौटे। ठीक है, अच्छा ये हमने जो ऊपर लिखा है 1885 और 1905, देखो जो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 1885 से 1905 तक पहला राष्ट्रीय आंदोलन कार्यकाल, क्योंकि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? जो एक अंग्रेज था। 1885 में की। तो 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसी दिन से यानी उसी साल से जो है क्या वो माना गया कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी गई। फिर 1905 से 1919 तक दूसरा कार्यकाल आया राष्ट्रीय कार्यकाल का। और फिर 1919 से 1947 तक 1919 से 1947 तक जो है ये जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का तृतीय काल माना जाता है, या इसको गांधी काल कहा जाता है, या गांधी युग कहा जाता है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसको 1917 से मानना चाहिए, क्योंकि 17 में ही चंपारण युद्ध शुरू हुआ था, और 1947 तक माना जाता है। तो चाहे 1947 चाहे 1919 कर लो, वो एक दो साल अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। बात समझ गए? अब जब ये 1915 में कहाँ आए गांधी जी? भारत आए 21 साल बाद। और गांधी जी सबसे पहले अपने जन्म स्थान यानी गुजरात गए। गुजरात में अहमदाबाद के पास में इन्होंने एक आश्रम बनाया। क्या? साबरमती आश्रम। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे ये जानते हो? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे रनाडे। कौन थे? खैर आपको इतना ही बताएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखो तुम वकालत में यहाँ नहीं सफल होगे ज़्यादा, वकालत तो है ही है, लेकिन अगर तुम राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें भारत का भ्रमण करना होगा। आप हिंदुस्तान की दशा को देखिए, आप हिंदुस्तान में क्या हो रहा है ये देखिए, उसकी स्थिति को पहचानिए। तो फिर क्या हुआ? गांधी जी 1915 में वहीं आश्रम बनाए अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम। कोई इस आश्रम का नाम सर्वोदय आश्रम भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है। तो बन गया आश्रम। फिर पहले 1915 में ये कच्चा बना था, ऐसे ही छप्पर अप्पर डाले थे। 1916 में इसको थोड़ा बहुत पक्का किया गया। फिर क्या हुआ? फिर बस अगले साल की कौन इम्पोर्टेंट घटना है? अगले साल की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो ये घटना है कि 1916 की कौन सी इम्पोर्टेंट घटना है? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ? लखनऊ में अधिवेशन हुआ। और लखनऊ में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता लेने यानी नेता बनने के जुगाड़ में थे गांधी जी। किसके जुगाड़ में थे? तो नेता बनने के जुगाड़ में थे। जब आए 1916 को तो वहीं इनकी मुलाकात हो गई किससे? राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल जो थे वो बिहार से आए थे। बिहार से किस जिला से आए थे? चंपारण से आए थे। अच्छा, इनकी समस्या ये थी कि बिहार में चंपारण जिले में अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लगा रखी थी नील की खेती में। मतलब आपको नील की खेती 20 बीघा जैसे मान लो ज़मीन है आपकी, तो 3 बीघा आपको खेती नील की करनी ही करनी है। क्या करनी है? 20 बीघे में 3 बीघा नील की खेती करनी ही करनी है। तो और नील की खेती ऐसी थी कि जब कंटिन्यू नील की खेती 3 साल जिस खेत में हो जाती थी फिर उस खेत में ऊसर हो जाता था। तो इस समस्या से किसान बड़े परेशान थे और भी शोषण किसानों का हो रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी से मिले। गांधी जी से राजकुमार शुक्ला ने कहा कि तुम बहुत प्रसिद्ध हो, आपने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों से विजय प्राप्त की है, अंग्रेज़ों से तुम्हारी बनती भी है, तो आप ऐसा करिएगा, हमारी जो समस्या है इसको सुलझा दीजिएगा। गांधी जी ने कहा ठीक है, फिर हम आएंगे। राजकुमार शुक्ल जो है कहाँ लौट गए? बिहार लौट गए। फिर गांधी जी जो थे कलकत्ता गए। फिर वो राजकुमार शुक्ल जो है, जब गांधी जी नहीं गए तो राजकुमार शुक्ल की दूसरी मुलाकात हुई थी कलकत्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में। कहाँ हुई थी? शांति निकेतन में हुई थी। शांति निकेतन में जब राजकुमार शुक्ला की हुई, कहने लगे तुम आए नहीं महात्मा जी, कैसे तुम महात्मा हो हैं? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आएंगे। तो फिर गांधी जी गए कहाँ? 1917 में चंपारण बिहार में।
है चंपारण सत्याग्रह। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया, तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि अपने जीवन में पहली बार भारत में कहाँ सत्याग्रह किया, तो आप बताओगे चंपारण में 1917 में। अंतर है ना, भारत में अगर पूछे तो चंपारण सत्याग्रह, अगर पूरी जीवन में पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो चंपारण में किया, फिर गांधी जी की जीत हुई, फिर 1918 आया, 1917 के बाद 1918 आया। 1918 की घटना कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? 1918 में अहमदाबाद में, हमने बताया था, मिल मजदूरों के साथ में अंग्रेज़ों ने धोखा किया, मिल मालिकों ने धोखा किया था। वहाँ फैल गया था प्लेग, कोई मजदूर काम कर नहीं रहा था। पहले मिल मजदूरों ने आश्वासन दिया कि हम तुमको बोनस देंगे। मजदूर बेचारे गरीब इंसान, सभी लोगों को पैसा का लालच होता है, वो पैसे के लालच में आ गए। और जब बोनस देने की बात आई, उन्होंने बीमारी में भी काम किया, और जब बोनस देने की बात आई तब उन्होंने मना कर दिया। अब मजदूर बेचारे धरना दे रहे हैं। तो किसी ने बताया कि वो महात्मा के पास जाओ, एक कोई महात्मा है वहाँ गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात ही अहमदाबाद तो है गुजरात में। कहने लगे महात्मा गांधी के पास जाओ। उन्होंने चंपारण में कमाल कर दिया, अंग्रेजों ने उसकी बात मानी। 50% उनको मुआवजा देना पड़ा 1917 में। चंपारण में कितने परसेंट? 25%। कितना? 25%। तुमसे पूछा जाएगा ये चंपारण सत्याग्रह किसके खिलाफ था, तो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ था। तो फिर ये अहमदाबाद के मजदूर भी आए, गांधी जी ने कहा ठीक है तुम्हारी मदद करेंगे। गांधी जी ने कहा मालिकों से कि भाई तुमने अगर ऐसा आश्वासन दिया है तो आप वो कीजिएगा, वो दीजिएगा इनको। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो गांधी जी वहीं बैठ गए, क्या? आमरण अनशन पर भूख हड़ताल कर दी। क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी, आमरण अनशन। तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे, तो आप बताओगे खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में। किसके साथ में? मजदूरों के साथ में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ स्कूल में है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की, तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ की? खेड़ा आंदोलन में की। ठीक है, अब आइएगा फिर क्या था कि जब गांधी जी का ये वर्चस्व इधर बढ़ रहा था, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और गांधी जी को जब सफलता मिल रही थी तो लोग भी उत्साहित हो रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हमने कानून कुछ ऐसा नहीं बनाया जिससे इन पर कब्जा किया जाए भारतीयों पर, या इनको दबाया जाए, तो फिर धीरे धीरे तो हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने एक कानून बनाया, और कानून बनाने में जो अध्यक्ष था वो था सर सिडनी। क्या? सर सिडनी ने 1918 में एक लेख लिखा सरकार को। सरकार से कहा कि अगर आपने कोई सख्त कदम या सख्त कानून नहीं बनाया तो भारत से बहुत जल्दी तुम्हारी सत्ता जो है क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो फिर सरकार ने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया। और कानून कौन सा बनाया? रोलेक्ट एक्ट बनाया। और ये सर सिडनी की सिफारिश पर रोलेक्ट एक्ट, जिसका पूरा नाम क्या था? दी एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, इसी को शॉर्ट ट्रिक में कहते हैं रोलेक्ट एक्ट। इसका पूरा नाम क्या था? दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। और विधान परिषद में ये जब पास हो गया 1919 में, अच्छा ये था क्या? इसमें ये लिखा गया था किसी भी भारतीय को पुलिस जो है किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल सकती है। ये भी नहीं बताया जाएगा कि किस लिए, क्यों, कब, ये कुछ नहीं बताया जाएगा। और चाहे जितने दिन तक जेल में डाले रखे। तो ये तो एक तरीके से स्वतंत्रता का विरोध था। मतलब एक तरीके से गुलाम तो थे ही, लेकिन जो छोटी मोटी स्वतंत्रताएं थी, जो व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होती हैं, वो भी छीनने का जुगाड़ था। और जैसे ही ये जब आया तो कुछ लोगों ने इस रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा। कहने लगे ये कानून नहीं है, ये तो काला कानून है। किसी वकीलों ने क्या कहा? ये बिना दलील, बिना वकील और बिना दलील, बिना वकील, बिना जलील का कानून है। बेकार है ये कानून, ये तो इसमें कुछ है ही नहीं है। बिना वकील, बिना दलील, बिना जलील का कानून, इसमें कोई दम। सब लोगों ने इसका विरोध किया। तो जगह जगह गांधी जी ने भी विरोध किया, कहने लगे इसका विरोध करो। हड़तालें होने लगी जगह। सबसे ज़्यादा हड़तालें दिल्ली और पंजाब में हो रही थी।
पंजाब में जब इसका विरोध हो रहा था रोलेट एक्ट का, तो पंजाब के दो बहुत फेमस नेता थे, क्या नाम था उनका, हैं, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, दो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और दिल्ली में एक नेता थे श्रद्धानंद, क्या नाम था, श्रद्धानंद। दिल्ली में कौन नेता था, श्रद्धानंद। इन्होंने कहा कि रोलेट एक्ट भी खराब है, और दूसरी बात ब्रिटेन को कर नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कर नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश, हम ही वहाँ के नागरिक, और हम विदेशी लोगों को क्यों कर दे, इन्होंने मना कर दिया। तो श्रद्धानंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये फरवरी में लागू हुआ था, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, फरवरी महीने में लागू हुआ था। कब लागू हुआ, फरवरी महीने में लागू हुआ। तो फिर जब पंजाब में ज़्यादा हड़ताल हो गई, ज़्यादा दंगे होने लगे, तो ब्रिटेन सरकार ने एक आदेश जारी किया, महात्मा गांधी से कहा कि तुम दिल्ली और पंजाब में नहीं जाओगे। कहा कि मारे तुम जाइयो, तुम्हें देखत खंड रोष आ जात पब्लिक में यहाँ, तो का हुई और रोष भड़की, तो इतने तुम दिल्ली और पंजाब के यहाँ नहीं जाइए, जले ये हड़तालें सही तरीके से काबू न हो जाए। हड़तालें चलती रहीं, लेकिन गांधी कहाँ मनवे वाले, गांधी जी दौड़े, और गांधी जी जो है चले तो 6 अप्रैल 1919 में यहाँ पूरे देश में यहाँ दंगा हो रहा है। तो ये गांधी जी जो थे दिल्ली गए, और दिल्ली में 9 अप्रैल को गांधी में जब दिल्ली गए तो 9 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लो। कहा लगे तुम पर कही रहा यार, दिल्ली के यहाँ तुम ना आए हो, दिल्ली पंजाब तुम हो महात्मा, लेकिन कोई दमो खम नहीं आ जाए। फिर गांधी जी का जब पकड़ लिया गया तो पब्लिक और भड़क पड़ी, कहें बताओ, सैफुद्दीन किचलू को आपने पकड़ ही लिया, सत्यपाल को पकड़ ही लिया, श्रद्धानंद को पकड़ ही लिया, और इतने सज्जन आदमी बताओ, गांधी जी ने बिल्कुल अहिंसावादी, उनको भी पकड़ लिया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि गांधी जी को छोड़ दो, नहीं तो फिर पब्लिक और भड़केगी। तो गांधी जी को कहाँ छोड़ा जाके, बम्बई। कहाँ छोड़ा, पकड़ो दिल्ली में, छोड़ो कहाँ जाए, बॉम्बे छोड़ा। और गांधी जी जैसे छूटे फिर दिल्ली गाड़ी निकल पड़े। लेकिन तब तक क्या था, तब तक जो है जलियांवाले बाग में सब लोगों ने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, विद्रोह में, जलियांवाले बाग में सब लोगों ने अपना क्या बुलाया था, सभा बुलाई थी, बातचीत हो रही थी। तब तक वहाँ जो है कौन आया, जनरल डायर आया। जनरल डायर ने कहा कि भैया ऐसा है, ये तुम जो कर रहे हो हड़ताल, जो ये विद्रोह कर रहे हो, इसको सभा को बंद करो, और नहीं तो हम क्या करेंगे, गोली चला देंगे। पब्लिक रोष में थी, कहने लगी चला दो। तो जनरल डायर ने क्या कर दिया, गोली चला दी। और ये घटना कब की है, 13 अप्रैल 1919 को। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने तुम लोगों को बताया था, शायद याद होगा, कि ये जो जलियांवाला बाग था अमृतसर पंजाब में है, ये क्या था, तीनों तरफ से घिरा हुआ था। क्या था, तीनों तरफ से घिरा हुआ था। और एक तरफ जो था वो गेट था, और गेट ही के तरफ से वो आ गया पूरी फौज लेके, हैं, जनरल डायर आ गया है। और जनरल डायर आ गया, पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, हैं, वो एक गीत चलता है ना, जाए तो कहाँ जाए, हर तरफ दुश्मन है। तो और बीच में कुआं था, और एक आदमी कुआं के चक्कर में यहाँ कि हम बच जाए कुआं गिर के, लेकिन वही की देखा दुनिया में सब कुएं में यहाँ कूद पड़े हैं। और जब कूद पड़े तो बच्चों कोई ना, नीचे वालों कहते हैं कि सांसें ही दूबर हुई गई। तो इसमें कम से कम नहीं सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए हैं। और इसमें बताया गया कि लगभग 400 व्यक्ति मारे गए, और 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग। भाई आप कल्पना करो, 10 मिनट तक बंद नहीं भाई गोली। आदमी सोच रहा है किधर जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, दिखता नहीं है किधर जाएं। 10 मिनट तक 400 लोग मारे गए, और 2000 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए। जब ऐसी घटना हुई तो गांधी जी ने इसका बड़ा, घटना तो हो ही चुकी थी, तो गांधी जी ने इसका बड़ा विरोध किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना होने के बाद में, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ों ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की, कौन सी उपाधि, नाइटहुड की, तो उसको क्या किया, वापस कर दिया। कहने लगे बताओ, तुम्हारे देश वालों को मार रहे हो, हमें उपाधि भी देते जा रहे हो, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है कब लौटाई, तो जो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके उपलक्ष्य में नाइटहुड की उपाधि
लौटा दी। इनको दी गई थी 1913 में, जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पे, तो उस समय ये दी गई थी। तो 6 साल बाद इन्होंने लौटा दी। कहने लगे तुम हमारे देश वालों को मारते हो और हमसे कहते हो कि नाइटहुड आप हो, तो इन्होंने उपाधि लौटा दी। गांधी जी बहुत दुखी हुए, गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए, गांधी जी ने इनको बड़ा धक्का लगा। तो फिर क्या था, अब गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विरोध। अब गांधी जी ने इतना विरोध किया कि अंग्रेजों को एक कमीशन बनाना पड़ा। नहीं, जैसे लोग नहीं कहा, जैसे कोई हत्या हो जाए फिर कोई सीबीआई जांच बैठती है। क्या बैठती है? सीबीआई जांच। तो लोग कहते हैं कि तुमको सीबीआई जांच में जो पाया जाएगा फिर वही होगा। क्या होगा? जो सीबीआई जांच में पाया जाएगा। तो इन्होंने एक आयोग बनाए दोनों, और वही आयोग के जो अध्यक्ष थे वही कौन होते? हंटर, विलियम हंटर। तो एक का आयोग कहोगो? हंटर आयोग। अब जब इनने जांच करीन, पड़ताल करीन, पूरी व्यवस्था देखीन, तब इन्होंने बताया कि जो जनरल डायर ने किया वो क्या था? सही था, गलत नहीं था। किसने पाया? तुमसे ये बताया जाएगा कि किस आयोग ने ये जलियांवाले हत्याकांड को सही ठहराया, तब तुम क्या बताओगे? हंटर आयोग ने। किसने? हंटर आयोग ने। ठीक है, तो भूलोगे तो नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1919 जब ये हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर घटना आगे बढ़ती है। फिर उन दिनों क्या था कि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के मुसलमानों को एक घोषणा की थी। प्रथम विश्व युद्ध वो तो लड़ रहा था, जर्मनी, तुर्की उर्की सब लड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन उसने तुर्की में जो सुल्तान था, तुर्की एक देश है, वहाँ का जो मुसलमान जो सुल्तान था, जिसको खलीफा लोग मानते थे, खलीफा मतलब मोहम्मद पैगंबर के बाद उसी का वर्चस्व होता था। जो खलीफा कह देता था सारे मुसलमान मानते हैं। जो इसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो जानते होंगे खलीफे का वर्चस्व। अंग्रेजों ने उस खलीफे का राज सिंहासन छीन लिया, उसको पद से विमुक्त कर दिया। तो पूरे विश्व के जो लोग थे वो इससे, विश्व के जो मुस्लिम लोग थे वो अंग्रेजों की खिलाफत करने लगे। अंग्रेजों की खिलाफत भारत में भी हुई। गांधी जी ने सोचा कि अच्छा मौका है, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम लोग जब कर रहे हैं तो हमको भी शामिल होना चाहिए, ताकि जो है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। और जब एकता बढ़ेगी तो देश की लड़ाई जो स्वतंत्रता की है इसको क्या मिलेगा? बल मिलेगा। तो खिलाफत आंदोलन चलाया। किसने? गांधी जी ने। क्या चलाया? खिलाफत। इन्होंने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना की। किसने? गांधी जी ने। ये 1919 की बात है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की 1918 में। यहाँ तो विश्व युद्ध खत्म होगा और उसके बाद में यहाँ फिर जो है मुसलमान लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि तुर्क में खिलाफ सुल्तान का पद ही खा गए वो लोग, खलीफा का। तब यहाँ भी हो गया। तो गांधी जी ने कहा, कहने लगे अरे तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ में करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अंग्रेज कहने लगे अरे ये इतने बढ़िया कहा तुम हमारे संगम। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, किन्होंने? दिल्ली में ये बनाई कमेटी। कहाँ बनाई? दिल्ली में। और कहने लगे कि इस कमेटी में वो लोग शामिल हो सकते हैं जो मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के खिलाफ जो है बड़ा षड्यंत्र किया है, बड़ा उनका शोषण किया है। तो फिर खिलाफत समिति बनी। और खिलाफत समिति में कौन कौन लोग थे? शौकत अली थे, मोहम्मद अली थे, अबुल कलाम थे, अबुल कलाम आज़ाद हैं, हकीम अजमल था और हसरत मोहानी। और हसरत मोहानी ये वही व्यक्ति है जिसने भारत छोड़ो का नारा लिखा था। हसरत मोहानी। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन स्लोगन किसने लिखा, तो हसरत मोहानी। फेमस किसने कराया? महात्मा गांधी ने। फेमस किसने कराया? महात्मा गांधी ने। और लिखा किसने? हसरत मोहन। भारत छोड़ो आंदोलन। उसने एक अपने टाइटल में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो फिर वो गांधी जी को अच्छा लगा तो उन्होंने अपने आंदोलन में उसको प्रयोग कर लिया। बहुत सी ऐसे राइटर्स की चीज़ें अच्छी आ जाती हैं, बड़े लोग उसको यूज करने लगते हैं, है ना। तो फिर ये आंदोलन चलता रहा। ये याद रखना कि खिलाफत समिति में कौन कौन लोग थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हाँ, हकीम अफजल, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है। और जो ये हकीम अजमल जो थे, इन्होंने भी एक उपाधि अपनी वापस लौटाई थी। कौन? हाजी कुल मुल्क। कौन सी उपाधि? हाजी कुल मुल्क। अब जब ये ज़्यादा संगठन हो गया तो अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी, वो करना पड़ा। तब अंग्रेज़ों ने कहा था कि हमारा षड्यंत्र था कि हिंदू मुस्लिम लड़ा दें हम, लेकिन लड़ा नहीं पाए। वो किसकी वजह से?
गांधी जी। अब जैसे कि अब आप सोचोगे कि हिंदू मुस्लिम कैसे लड़ जाते, जैसे मान लो मुसलमान खिलाफत कर रहे थे अंग्रेज़ों की, और अगर गांधी जी उनका साथ नहीं देते तो कल अगर हिंदू खिलाफत करते अंग्रेज़ों की तब वो भी यही कह देते हमारी जब बात हो तब तुम लोग चुप पे बैठे रहा, हम काहे तुम्हारे में यहाँ शरीक भाई। और जब गांधी जी ने उनका साथ दिया तो अंग्रेज़ों को मुसलमानों को भी लगा कि हिंदू हमारे जो हैं क्या हैं, भाई है। तो एक विद्वान है जिसका नाम है एचिंसन। क्या नाम है? एचिंसन। एचिंसन ने लिखा है कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तुमसे ये पूछेगा कि ये कोटेशन किसका है? एचिंसन का। किसका? हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। ठीक है, इतना ये तुम्हारा जो है ये इस वाले चैप्टर में। आगे देखते हैं 1920 की घटना। 1920 में क्या हुआ? 1920 में 1 अगस्त का गांधी जी ने कहा कि ये अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, इनका क्या करते हैं? असहयोग करते हैं। क्या करते हैं? असहयोग, मतलब कोई इनको सहयोग नहीं देंगे। तो तुमसे पूछा जाएगा कि 1 अगस्त 1920 के कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। और एक बात मानिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको बड़ा उत्साह था कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, अब मज़ा आएगा। मजाक मतलब अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने, भाई वीर लोग जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि चलो लड़ने में मज़ा आएगा। लेकिन इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और एक बात बताइए, अभी तक जितने भी आंदोलन हुए, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, वो एक व्यक्तिगत आंदोलन था। अब जो ये आंदोलन हो रहा है असहयोग आंदोलन, ये पहला एक ऐसा आंदोलन है जिसमें पूरा भारत भाग लेगा। तो इसीलिए तुमसे पूछा जाएगा कि प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन कौन था? प्रथम आंदोलन। अच्छा, आंदोलन ये होगा, ये बात उठाई गई जब अधिवेशन हुआ किसका? कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें ये प्रस्ताव उठाया गया कि असहयोग आंदोलन किया जाए कि नहीं किया जाए। और किस प्रस्ताव में? तुम बताना। नागपुर में। कब? नागपुर में। ये नवंबर में हुआ था। क्या हुआ था? नवंबर में हुआ था। और नवंबर में ये जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पास किया? मतलब कौने सबसे पहले कही कि अब अंग्रेजन के जो है सहयोग ना करो, असहयोग करो। तो ये पास करने वाले थे CR दास। कौन CR दास हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास में यहाँ ये भी सदस्य थे ना राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इन्होंने नागपुर में जब मीटिंग लगी तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, इनका असहयोग करो। असहयोग प्रस्ताव पास कराने वाले, प्रस्ताव रखने वाले कौन व्यक्ति थे? CR चित्तरंजन दास, या सी दास कह सकते हो। 5 नवंबर फिर गांधी जी ने कहा ये तो बात सही है, सभी लोग मंजूर हो गए। फिर 1 अगस्त जो है 5 नवंबर 1919 को ये प्रस्ताव, फिर 1 अगस्त जो है ये जो तुमसे शुरू हो गया 1 अगस्त। और 1 ही अगस्त को जो है क्या खत्म, कौन खत्म हो गया था? बाल गंगाधर तिलक खत्म हो गए। तो यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या था, जब ये शुरू हुआ, जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने कहा कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो मैंने बताया वैसा वैसा आप लोगों ने किया, तो 1 साल के अंतर्गत जो है क्या दिला देंगे आपको? आज़ादी दिला देंगे। आज़ादी का मतलब स्वराज दिला देंगे। क्या दिला देंगे? ये किसने वादा किया था? गांधी जी ने किया था। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने प्रॉमिस किया था कि 1 वर्ष के अंतर्गत स्वराज जो है मिल जाएगा आपको, और किस आंदोलन के अंतर्गत किया गया था? तो कौन आंदोलन के अंतर्गत? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत स्वराज दिला देंगे। ये वादा किसने किया? गांधी जी ने। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? चलो कुछ पिछले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी के चारों बेटों का नाम बताओ। रामदास, देवदास। ठीक है। गांधी जी की शादी कितनी उम्र पे हुई थी? कितने साल ये दक्षिण अफ्रीका में रहे? किस वर्ष भारत में आए? ठीक है, इसका मतलब याद सही कर रहे हो। फिर सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में। और सबसे पहले भूख हड़ताल गांधी जी ने कहाँ की? खेड़ा, जो अहमदाबाद मिल मजदूर का वो संघ खेड़ा में था। चलो अच्छी बात है। फिर आइएगा, फिर इन्होंने जो ये 1900 जब ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो उपाधि मिली थी केसरे हिंद, इसको वापस कर दिया। तो तुमसे पूछा जाएगा केसरे हिंद की उपाधि कब वापस की?
20 में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। फिर क्या हुआ, 20 में ये आंदोलन चलता रहा। फिर 1921 में प्रिंस वेल्स आए, मतलब ब्रिटेन के राजकुमार आए, प्रिंस ऑफ वेल्स आए। और जब भारत में वो आए तो उनका क्या किया गया, उनके आगमन पर जगह जगह विद्रोह किया गया, उनकी खिलाफत करी गई। कान लागे कहा कि तुम लौट जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई फ़ायदा ना है, तुमने कहा राजकुमार होत में तुमने सब देश मरवाई रखी दो, यहाँ शोषण हो रहा है हमारा। गांधी जी ने कहा कि जहाँ जहाँ ये जाए तहाँ तहाँ खिलाफत करो। जैसे नहीं कोई बड़ा नेता होता है, जब खिलाफत करो तो काले झंडे बांध लेत, पगड़ी बांध लेत और मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस जाओ। तो ऐसे जहाँ जहाँ प्रिंस वेल्स गए, मतलब आए, आगमन पर इनका क्या किया गया, विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। और विद्रोह करने वाले में जो मुख्य लोग थे वो मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, लाला लाजपत राय थे, मौलाना आज़ाद थे। ये सब लोग थे और लोग, लेकिन ये मुखिया थे। चित्तरंजन दास वही जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु हैं, मोतीलाल नेहरू वही जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, लाला लाजपत राय वही जो अभी आगे जिनको ब्रिटेन वाले मारेंगे लाठियों से, शहीद हो जाएंगे, और मौलाना आज़ाद मुस्लिम व्यक्ति जो बाद में इनको दिया जाएगा क्या, भारत रत्न प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो इन लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्या हुआ, गिरफ्तार ये लोग हो गए। उसके बाद में घटना आती है क्या, जब 1921 में जब ये गिरफ्तार हो गए तो फिर गांधी जी ने एक पत्र लिखा 1922 में, 1922 में एक पत्र लिखा वायसराय को, और कहने लगे कि अगर तुमने हमारी मांगों को नहीं माना तो मैं पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गांधी जी ने पत्र लिखा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, हमारे लोगों को नहीं छोड़ा, हमारी कुछ मांगे हैं उनको जो नहीं माना तो मैं क्या करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उसने नहीं माना। लेकिन गांधी जी ने जितना समय दिया था उससे पहले ही असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था, लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं तो वो क्या कर दूंगा, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दूंगा। लेकिन उसके पहले ही क्या था, 5 फरवरी 1922 को, तो फिर क्या हुआ, तो 1922 में गांधी जी ने ये तो घोषणा की थी कि अगर तुमने हमारी शर्तें नहीं मानी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देंगे। ये असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान 5 फरवरी को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हड़तालें तो हो ही रही थी, और पुलिस वालों ने हंस दिया उनको कि देखो ये आज़ादी लड़ रहे हैं। भीड़ गई का भड़क गई, वो में पूरे थाने का यहाँ आगे लगाई दी गई। वो में 21 हते कौन कांस्टेबल, एक राय थानेदार, 2200 लोगन के यहाँ जिंदा जलाई दोगो। कब, 5 फरवरी 1922, 22 जवानन के यहाँ जिंदा जलाई दोगो, 21 कांस्टेबल और एक कौन, थानेदार। गांधी जी का यह बात जब पता चली, कब, 11 फरवरी। कब पता चली, 11 फरवरी। गांधी जी कहने लगे असहयोग आंदोलन बंद। 12 फरवरी का बंद कर दिया उन्होंने। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मेरा कोई भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसा में ही होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया। तो गांधी जी का कारण ये था कि गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि मेरा कोई भी आंदोलन अहिंसात्मक ही होगा, हिंसात्मक नहीं होगा। और चौरी चौरा कांड में 22 लोगों की हत्या होने के कारण ये तो हिंसा हो गई एक तरीके से। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर असहयोग आंदोलन नहीं हमने बंद किया तो अंग्रेज़ तो मांग ही नहीं रहे हैं, अंग्रेज तो मान ही नहीं रहे हैं, तब तो ये पगलवा सब जलाई नहीं यादो देश, तो सब दोस्त कहीं पर ही, हम पर ही। तो गांधी जी ने कौन कि हमारो जो है आंदोलन बंद। जब यह बात कही न तब लोग खिलाफ हुई गए, कहने लगे ले अजीब आदमी, जब अंग्रेज डरान लागे, जब जनता पूरा साथ दे रही तब जो है ये आंदोलन बंद कर देते। गांधी जी के सब खिलाफ बोलने लगे, कहने लगे तुम्हें आंदोलन करना नहीं आता, तुम बुजुर्ग हो, तुम बड़े कायर हो, ऐसे वैसे शब्द इनके साथ ही बोलने लगे। फिर गांधी जी ने क्या, गांधी जी ने 10 मार्च को एक थाने के पास में खड़े हो गए और अपनी गिरफ्तारी दे दी। गांधी जी ने सोचने लगे कि अब इस समय हम बोलेंगे तो और ये लोग भड़केंगे,
समय वो मलहम है जो हर घाव को भर देता है। गांधी जी ने कौन कि थोड़े दिन के लिए गायब हो जाओ और फिर धीरे धीरे इनकी समझ में आई जाएगी कि कौन सही था कौन गलत था। गांधी जी एक थाने के पास हम खड़े हुए गए, 10 मार्च 1922 के यहाँ गांधी जी का गिरफ्तार कर लोगो, काहे के मारे? हिंसा भड़काइबे के मारे कि तुम लोगन के यहाँ भड़कावत या लोगन के उपदेश दे, फिर वही की वजह से लोग मारे गए। और फिर इनका कितने साल की सजा भाई? 6 साल की सजा भाई। 10 मार्च के यहाँ 1922 में गिरफ्तार किया गया। तुमसे पूछा जाएगा किस लिए है? लोगों को भड़काने के उपलक्ष्य में। फिर क्या हुआ? फिर जब इधर ये गांधी जी जेल में चले गए तो जो दूसरे लोग थे, जैसे एक घटना और हुई कि जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये MNRA ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की कब? 1921 में। तुमसे पूछा जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1901 में। और एक घटना और 1922 की बहुत ही है, 1922 में गांधी जी गिरफ्तार हुए, चौरी चौरा कांड हुआ, ये तो घटना है ही फेमस। सिविल सेवा इलाहाबाद की शुरुआत भी 1922 में हुई। सिविल सेवा आयोग की परीक्षाएं जो होती है, सिविल संघ परीक्षा जानते हो, जिसमें DM SDM वगैरह बनते हैं, तो इनकी जो UPSC यहाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इलाहाबाद से 1922 में। फिर 1923 आया, गांधी जी जेल जा चुके थे। लोग जो थे अब सोच रहे थे कि नेतृत्व कौन करे, तो फिर जब एक मुखिया हट जाता तो सब लंबरदार बन जाते, घर के जितने लोग होते। तो फिर चित्तरंजन दास ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई लेनी, ये को नाम का रखोन स्वराज पार्टी। एक मुखिया जौन रहा है वो CR दास रहा है, और सदस्य रहा है जैसे मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल वगैरह, जो सरदार पटेल के बड़े भाई रहे, ये सब लोग रहे। इन्होंने कांग्रेस से कहा, कांग्रेस इलेक्शन में भाग नहीं लेती थी। कांग्रेस क्या करती थी? इलेक्शन में भाग नहीं लेती थी। तो कान लगे चले इलेक्शन में भाग नहीं ले और राजनीति में भाग नहीं लोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो कांग्रेस से कहा कि हम इलेक्शन में अब की बार भाग लेंगे। किसने कहा? स्वराज पार्टी ने। किसने कहा? अब दिल्ली में यहाँ अधिवेशन हुआ, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। वहाँ इन लोगों ने अपनी बात रखी, इन्होंने कहा कि हम जो है इलेक्शन में भाग लेंगे अब की बार। और उस दिल्ली अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने कहा ठीक तुम्हारी इच्छा है, तुम भाग ले लो, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भाग नहीं ली, तुम भाग लेना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और जो जीत कर घर के प्रतिनिधि पहुँचेंगे अपने, वही घर की बात करें। और जब पता चलो उनको अपनों प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हो, वही केंद्रीय मंत्री या जो विधानमंडल बनता है, तो फिर बात कौन अपनी करेगा? जैसे मान लो इतने समय जैसे सांसद में यहाँ कोई अपनों आदमी पहुँचवे नहीं करिए, हिंदू मुस्लिम या जो भी यहाँ अंग्रेजी लोग सब बैठे, तो उन कौन बात करिए अपने लोग। तो फिर इन्होंने भाग लिया। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का स्वराज पार्टी के द्वारा ही इतनी सीटें ही वो पा गए। तो फिर इनको क्या बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल में जगह मिली, मंत्री बनाए गए। कौन? विट्ठल भाई पटेल। तुमसे पूछा जाएगा कि 1925 में स्वराज पार्टी की क्या सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो स्वराज पार्टी की उपलब्धि ये थी कि विट्ठल भाई पटेल को ये सीटें इतनी ज़्यादा आई कि विधानमंडल में उनको मंत्री बनाना ही पड़ा। नहीं बनाओगे तो कैसे बनेगा? और फिर नगर पालिका 1923-24 में 23 में पार्टी बनी और एक साल ना हो, जैसे अरविंद केजरीवाल ना, जैसे एक साल ना हो दिल्ली में सरकार बनाई लेनी, ऐसे ही स्वराज पार्टी 1923 में बनी और अगले साल 23-24 में यहाँ इलेक्शन हुए, कई के नगर पालिका और स्थानीय चुनाव हुए, वो एमा बहुत सफलता मिली। कई का? स्वराज पार्टी में। यहाँ कई महानगर में यहाँ इनके मेयर बने, है ना। जैसे मेयर बने, कैसे बने मेयर? किसको सफलता मिली? स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी को नगर पालिका और स्थानीय चुनाव में खूब सफलता मिली। क्या मिली? खूब सफलता मिली। सफलता क्या मिली? जैसे कलकत्ता के मेयर कौन बने? CR दास, चित्तरंजन दास। अहमदाबाद के मेयर कौन बने? विट्ठल भाई पटेल। गुजरात यही अहमदाबाद। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के मेयर बने? पटना के। और मोतीलाल नेहरू कहाँ के बने? इलाहाबाद। तो अब राज्य आने लगा, लोगन के दिल में थोड़ो कॉन्फिडेंस आने लगो भारतीय के कि हाँ हमहू कुछ हो, हमहू लोगन के अंदर जो है राजनीतिक वर्चस्व जाग रहा है। तो फिर क्या हुआ? 1925 में यहाँ चित्तरंजन दास की हुई गई मृत्यु। 23-24 लोग खूब बढ़िया चलती रही स्वराज पार्टी, लेकिन 25 में कहाँ हो गई? मृत्यु हो गई। उसमें मत करना कुछ। 1925 में मृत्यु हो गई। तो ये इनकी जो पार्टी थी स्वराज पार्टी, यहाँ जो कहा थी सब तहस नहस हो गई। जब मुखिया खत्म हुई गो तब इनकी पार्टी क्या हो गई? सब नहस नहस। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि स्वराज पार्टी की देखभाल करने वाले और कौन कौन लोग थे? तो जो मद्रास में देखभाल करता था वो करता था श्रीनिवास
आयंगर साहब, और स्वराज दल के जो अन्य नेताओं में आते थे NC केलकर। तो जब ये चितरंजन दास की मृत्यु हो गई 1925 में, तब ये नेता बेचारे शांत हुए, कोई विशेष इनमें दमखम नहीं, तो पार्टी भी जो थी क्या हो गई, कोई विशेष इसका वर्चस्व नहीं, खत्म हो गई। फिर जब खत्म हो गई तब फिर लोगों के पहले तो ऐसे लगो कि ये स्वराज पार्टी द्वारा आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन फिर लोगों के यहाँ ऐसे लगो कि अब बिना गांधी के यहाँ दिक्कत ही नहीं, समझ नहीं पाई। अब गांधी जी ने कौन कि हम का बाहर निकालो, हमारे लोगों ने जरूरत की, जब चित्तरंजन दास मरी गए अंग्रेज लोग निकाल ही नहीं, तो गांधी जी ने व्रत रख दो, माँ आमरण अनशन कर दो, कहने लगे अगर नहीं निकले हो तो हमें माँ भूख है रही मट जाइए, बीमार होने लगे गांधी जी। और गांधी जी जब बीमार होने लगे तो गांधी जी ने अंग्रेज लोगों ने सोचो ना कि अगर जो बुढ़ा है जेल में मरी गो तो फिर और आंदोलन हो जाइए, तो सब अंग्रेज लोग सोचने लगे कि जितने भारतीय लोग हैं, एक ही इतनी लोकप्रियता है इस इंसान की, तो हमको जिंदा जला देंगे। तो गांधी जी ने कहने लगे जाओ भाग जाओ। अब गांधी जी बाहर निकले, 2-4 दिन जूस वूस पे फिर टन हुए, कहने लगे चलो लड़ाई चालू करो अंग्रेजों के खिलाफ है। तो फिर क्या था, इन्होंने ये गांधी जी जो है छूट के आ गए, और इसी बीच में और भी घटनाएं हुई। गांधी जी जब नहीं आ पाए थे, जब ये स्वराज पार्टी बनी थी, तो इसी बीच में और भी घटनाएं हुई। जैसे घटनाएं क्या हुई, जैसे पंजाब, यूपी, बिहार में संगठन बन रहे थे, छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन। जैसे ये गांधी जी वगैरह ये नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा रहे जो सोच रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से जो है आज़ादी मिल जाएगी। तो इनमें जो है 1924 में HRA की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बहुत आता है। HRA हमने बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब इसकी स्थापना हुई? 1924 में। किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। इनने ये सोचिन कि जब स्वराज पार्टी इतनी भाई एक ही साल में यहाँ इतने वर्चस्व बनाई सकत, तो फिर हम तुमों को एक छोटी पार्टी बनाई लो, संगठन बनाई लो, वर्चस्व नहीं बना सके, तो इनने पार्टी बनाई लें 1924 में यहाँ। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अगर 24 में यहाँ पार्टी बनी है, तो इनने सोचो कि पार्टी ऐसे तो चल नहीं पाएगी, क्या ज़रूरत होगा हर काम को करने के लिए? पैसा ज़रूरत हुई। फिर इन लोगों ने प्लान बनाओ, पैसा ले आओ कहाँ? गरीब आदमी भारत के यहाँ लुटिए हो, भारत ही के आदमी तो कतई बेकार, अंग्रेजन के यहाँ लूटो। तो इनने कहा करो न, ट्रेन लुटवे के जुगाड़ बनाओ। तब एक ट्रेन आती जो लखनऊ से सहारनपुर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? और वह ट्रेन करो नाव रहा है डाउन एट ट्रेन। का नाम रहा है? डाउन एट ट्रेन है। फिर एक कहाँ? काकोरी एक स्थान पर थे लखनऊ के पहले घर के गए हरदोई से जाइयो, हरदोई से होती हुए सहारनपुर लखनऊ जाती हुआ, और लखनऊ के पहले जो मालगाड़ी के यहाँ इनने लूट लोन। का कर लोन? 25 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और 10 लोगों के यहाँ पहचानों को अभियुक्त कत्ते बनाए गए? 29, सॉरी 25 नहीं 29, और 10 लोगों के यहाँ पहचानों को। हमने बता रहा है कैसे पहचानों को रहा है? साल द्वारा। काहे हमारे ये लोग चोरी करके निकल गए, लेकिन साल रह गई कहीं की राम प्रसाद बिस्मिल के रही। फिर वह कानपुर में ये धुलावर रहा है, कानपुर में ये लोग रहा है उन दिनों। तो कानपुर के धोबी के पास गए, उनने पूछन कि तुम्हारी दुकान के ठप्पा लगो, ये बताओ या कहीं की साल है? तो इन्हें रजिस्टर खोल के देखो, बताई दो उसकी आता राम प्रसाद बिस्मिल की। तो फिर पकड़ ले गए। फिर एमा जो है इतने लोगों ने फांसी बह रही है केस में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी को फांसी दी गई। तो तुम्हें ये पूछा जाएगा, काकोरी कांड के उपलक्ष्य में ये बताया जाता है, मतलब जो ट्रेन लूटने का जो कांड था इसको क्या बताया गया? काकोरी कांड बताया गया। तुमसे पूछा जाएगा कि काकोरी कांड में किसको किसको फांसी हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी। अच्छा, जो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये गीत गुनगुनाया करते थे। क्या गुनगुनाया करते थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कौन कहता था? अब कुछ है राम प्रसाद बिस्मिल। अच्छा, कुछ नारा तुम लोगों के हमने स्लोगन सिखा रहे हैं, तुम लोग बताओ ये कौन देश? जैसे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, हाँ, इसको फेमस किसने किया? नहीं, फेमस किया है भगत सिंह ने। और इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है वो किसने दिया है? अभी यहाँ पे हमने तुम्हें बताया था, लिखा भी था, इंकलाब को दिया है, शायद कहीं भी लिखा होगा आएगा, इंकलाब ने ही दिया था। एक व्यक्ति था मोहम्मद इंकलाब। तो इंकलाब जिंदाबाद किसका स्लोगन है? भगत सिंह का। दिल्ली चलो किसका स्लोगन है? सुभाष चंद्र बोस का। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो
तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? करो या मरो, ये किसने कहा? महात्मा गांधी। करो और मरो नहीं कहा, करो या मरो, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार आया था हाई स्कूल की परीक्षा में करो और मरो, और पहले यही देगा गलती वाला बच्चा कहे हाँ करो या मरो, बहुत बढ़िया, करो और मरो, तो कर देना। तुम्हें सही कौन सा करना है? करो या मरो। और गांधी जी ने क्या कहा था? आराम हराम है। ये किसने कहा था? गांधी जी ने। ये नारे याद हो रहे हैं? दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो, गांधी जी ने। और वो आराम जो है हराम है, ये किसने दिया? गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, ये किसने नारा दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने नहीं दिया। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। हे राम भारत छोड़ो, ये दोनों नारा किसके फेमस हैं? महात्मा गांधी। अच्छा, एक इसमें हम कह गए कि आराम हराम है, ये महात्मा गांधी ने नहीं दिया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने। सही कर लो इसको। हे राम भारत छोड़ो, ये नारे जो फेमस कराए थे, ये किसने कराए थे? महात्मा गांधी ने। और हमने बताया था भारत छोड़ो ये लिखा किसने था? हसरत मोहानी ने, है ना। अगला जय जवान जय किसान, ये नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। जब 1962 का युद्ध हुआ था चीन से, हैं पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था, तब ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अच्छा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारी परीक्षा में। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, हे राम महात्मा गांधी, हैं आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल। मारो फिरंगी को, ये मंगल पांडे ने कहा। मारो फिरंगी।